हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका पॉइंट आता है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। एक होता है एम्प्लॉय इंडक्शन और उसी का ही एक मतलब कि पार्ट है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। तो HRD से क्या अभिप्राय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ वर्कर्स उनका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, उनकी एफिशिएंसी को इनक्रीज किया जाता है, उनकी नॉलेज को क्या किया जाता है, इनक्रीज किया जाता है। वो आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन क्या होता है कि जब न्यू एम्प्लॉय क्या करता है, किसी फर्म में एंटर करता है, किसी न्यू फर्म में एंटर करता है, तो उसकी दूसरे जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जान पहचान करवाना, उनसे पहचान करवाना, उसको उसके काम के बारे में बताना, ठीक है, उसका एक तरह से वेलकम करना, वो क्या है, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन है। अब इसका मीनिंग क्या कहता है, समाज सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस अंडर विच बिफोर अपॉइंटिंग ए न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी नए कर्मचारी को, न्यू एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, अपॉइंट करने से पहले, बिफोर अपॉइंटिंग, अपॉइंट करने से पहले क्या किया जाता है, ही इज़ फैमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन, उसे जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ फैमिलियर करवाया जाता है। इट्स पोजीशन, उसके पद के बारे में, वर्क ग्रुप, उसके कार्य समूह के बारे में, जो भी उसका वर्क ग्रुप है उसके साथ उसका फैमिलियर करवाया जाता है। एंड द बिहेवियर ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़, और जो मतलब इस संगठन में और भी काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ उसका परिचय करवाया जाता है, उनको उसके बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब कि वर्किंग कर रहे हैं, जो आपके अदर एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के साथ उस एम्प्लॉय को क्या करवाया जाता है, परिचित करवाया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। तो ये था आपका एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। इसकी एक डेफिनेशन दी है, किसने दी है, अकॉर्डिंग टू E.S. बोगार्डस। ये क्या कहता है कि सोशलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर। तो ये क्या कहता है कि जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो मतलब कि आपका न्यू एम्प्लॉय आता है, जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साथ काम करने को, एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही रहते हैं। मीन्स वो लर्निंग भी एक साथ करते हैं, वो सारा कुछ उस टाइम एक साथ करते हैं। तो ये एक तरह की प्रोसेस भी है। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की एक छोटी सी प्रोसेस है जिसके अंदर आपके तीन ही पॉइंट दिए गए हैं, तीन ही स्टेज हम जिसे कह देते हैं। इसमें क्या है, तीन स्टेज दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज आता है वो प्री अराइवल स्टेज आता है, जिसमें कि जो मतलब कि आपका एम्प्लॉई है उसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अभी बाकी है। तो जैसे कि उनको रिक्रूट किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो मतलब कि आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मतलब कि अधिकारी हम जिन्हें बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, उसका एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेते हैं। वो इंटरव्यू के जरिए जो मतलब कि एम्प्लॉय है उसकी योग्यता का पता लगाते हैं, उसकी एबिलिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखते हैं कि जो उन्होंने पोस्ट तैयार की है वो उसके लिए एबल है या नहीं है, उसके लिए एफिशिएंट है नहीं है, उतनी नॉलेज उसकी है नहीं है जितनी कि उन्होंने अपने पोस्ट में चाहिए, अपने पोस्ट के लिए उनको चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। और वो अगर चाहे तो वो क्या करते हैं, प्री अराइवल स्टेज में क्या करते हैं, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आता है, एनकाउंटर स्टेज, अनुकूल अवस्था हम जिसे बोल देते हैं। इसमें मतलब कि जो एम्प्लॉई है, जो पर्सन है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है।
उसके बाद उसको क्या करना होता है, जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं और जो उसकी खुद की जो एक्सपेक्टेशन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। और वो किसके ज़रिए होता है, वो सोशलाइजेशन के ज़रिए ही होता है। अगर उस एम्प्लॉय को सोशलाइजेशन नहीं करवाना है या उस एम्प्लॉय का सोशलाइजेशन नहीं किया जाता है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो ना तो अपने ही एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाता है और ना ही ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाता है, क्योंकि उसके तालमेल नहीं है बिल्कुल भी उसमें। उनके जो मतलब कि जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है, उनके बीच में तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उसे क्या करना होगा, उसे मजबूरी में ही जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है उसको ही पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसे अच्छी लगें या ना लगें। उसे अपनी अपेक्षाओं का जो उसकी खुद की जो मतलब कि एक्सपेक्टेशन है उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो मतलब कि आपके फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मजबूरन ही पूरा करना पड़ेगा। और जो मतलब कि जो एम्प्लॉई है, अगर उसकी खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेगा, वो नहीं रहेगा। वो अगर उसको रिटेंशन करके रखना है तो मतलब कि अगर उसे लंबे समय तक आपकी फर्म के साथ जुड़े रहना है तो उसे अपनी और अपनी और फर्म की एक्सपेक्टेशन के बीच में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि जो मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉई है वो अनुकूल अवस्था में है, मीन्स एनकाउंटर स्टेज पे है, तो उसे सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसे अपनाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रह सकता है, लंबे समय तक काम कर पाता है और वहीं से उसे मोटिवेशन मिलेगा, वहीं से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर वो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका प्रयोग करने से मना कर देता है, सोशलाइजेशन करवाने से मना कर देता है, तो ऐसे में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाता। अब उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेज आता है वो है आपका मेटाफोर्सिस स्टेज, यानी कि बदलाव अवस्था। तो ये आपका जो फाइनल स्टेज है, सोशलाइजेशन का फाइनल स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसको खुद की एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ता है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना पड़ता है। मीन्स उसको खुद का सब कुछ त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है, खुद में चेंज लेके आना पड़ता है, खुद की जो एफिशिएंसी है उसकी, जो भी उसकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसे मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फर्म के ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए गए हैं उन्हीं को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तो ये आपके सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस होगी है। उसके बाद आता है कंटेंट की, सोशलाइजेशन के लिए क्या क्या कंटेंट का होना ज़रूरी है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्रीलिमिनरी लर्निंग, प्रारंभिक शिक्षा। तो इस स्टेज में क्या है कि जो आपका न्यू एंटर एम्प्लॉई आता है, पहले उसे उसके ज्ञान को देखना पड़ता है कि उसे क्या और सीखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से उसको सिखाया जा सकता है और उसको क्या सिखाना है कुछ नया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो मतलब आपका एम्प्लॉई है उसका सोशलाइजेशन अगर किया जाता है तो उसमें क्या है, उसे संगठन के बारे में भी सिखाना चाहिए। उसे संगठन के रूल रेगुलेशंस, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके मतलब कि क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या उसकी सैलरी सिस्टम क्या है उसका, उसके बारे में उसको सारा बताना पड़ेगा जो आपका न्यू एम्प्लॉई है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है लर्निंग अबाउट वर्क इन वर्क ग्रुप। उसमें उसके बाद आता है कि जो मतलब कि आपका एम्प्लॉई होता है उसको बताना पड़ता है कि उसका वर्क ग्रुप कौन सा है और जो उसका वर्क ग्रुप है उसके अंदर उसको कैसे काम करना है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या 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 उसकी अथॉरिटीज़ हैं, क्या उसको काम करना है, उसकी पोस्ट क्या है, उसके बारे में उसको सारा कुछ बताया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है। अब फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है वो क्या कहता है, इसकी इसमें जो लर्निंग है वो विद परफॉर्म आ जॉब है, कि इसमें जो आपका एम्प्लॉई है वो खुद का काम तो करता है लेकिन उसी के साथ साथ उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उसी के साथ साथ वो क्या करता है,
उसको सिखाया जाता है, उसको लर्निंग करवाई जाती है। अगर आपका एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट है कि वो करने के साथ साथ, वो काम करने के साथ साथ सीख सकता है, तो उसको काम करने के साथ साथ वो सब कुछ सिखाया जाता है जो उसके लिए ज़रूरी है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और जो एक फर्म के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उसके वो अपनी काम तो करता ही है, साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको लर्निंग भी करवाई जाती है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, आता है पर्सनल लर्निंग। तो इसमें क्या है, अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका एम्प्लॉय होता है उसको बता दिया जाता है कि फर्म की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसको अचीव करना है, क्या उसको मतलब कि किस पोस्ट पे उसे काम करना है, क्या उसे भूमिका निभानी है, क्या उसका रोल है। तो वो क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए वो क्या करता है, पर्सनल लर्निंग करता है। वो व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ बाहर से मतलब अलग से सीखता रहता है। तो ये थे आपका कंटेंट था सोशलाइजेशन का, क्या क्या कंटेंट होता है। फर्स्ट आता है प्रीलिमिनरी लर्निंग, जिसमें उसे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि की जाती है, कैसे उसके मतलब कि जो नॉलेज है उसे इंक्रीज़ किया जाएगा। सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। थर्ड में जो उसका वर्क ग्रुप है उसके बारे में उसे बताया जाता है। फोर्थ में जो मतलब कि उसे जॉब परफॉर्म करनी है उसके साथ साथ उसे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है पर्सनल लर्निंग, जिसमें क्या है वो जो फर्म है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, अलग से सीखता है, पर्सनली कुछ अलग से सीखता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। फर्स्ट आता है जो मैंने बताया कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्रारंभिक समाजीकरण। अब इसमें क्या होता है कि ये जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो उसके घर से ही शुरू हो जाता है, उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो उसका सोशलाइजेशन होता है, जो उसे मतलब कि सीखता है, जो उसका बिहेवियर, जो जिसके बिहेवियर को वो देख के सीखता है, या मान लीजिए जिससे वो इंट्रोड्यूस करवाता है, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहले उसके माता पिता होते हैं। उनके साथ उनका सोशलाइजेशन करवाया जाता है, जो कि आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी यानी कि गौण समाजीकरण। गौण समाजीकरण क्या कहता है कि जब वो मैच्योरिटी मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, उसकी एज मैच्योर हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि वो अपने सोशल से, जो भी उसका सोशल होता है, जो भी उसका समाज होता है, उससे वो सीखता है सेकेंडरी स्टेज में। फर्स्ट जो आपका प्राइमरी स्टेज है उसमें घर वालों से सीखता है, घर वालों के बिहेवियर को देख के खुद के बिहेवियर को चेंज करता है, उनसे इंट्रोडक्शन करता है। और सेकंड स्टेज में क्या है, जो भी उसका सोशल है, जो भी उसका समाज है, वहाँ जितने भी छोटे बड़े जो भी ग्रुप हैं, जितने भी वहाँ पे मतलब कि लोग हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है री सोशलाइजेशन। अब इसमें क्या आता है कि ये सोशलाइजेशन ये बार बार होता ही रहता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पुनः सोशलाइजेशन। इस सोशलाइजेशन में क्या होता है कि ये प्रारंभिक स्टेज से लेके प्राइमरी स्टेज से लेके एंड जो स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, वहाँ तक उसका वो चलता ही रहता है। और जो आपका मतलब कि एम्प्लॉय है, जो भी मतलब कि पर्सन है, अगर वो सोशलाइजेशन करना चाहता है, री सोशलाइजेशन करना चाहता है, तो उसे जो उसके प्री एक्सपीरियंस है, जो उसका पूर्व अनुभव है, और जो उसके प्रेजेंट के एक्सपीरियंस है, जो उसके मतलब कि वर्तमान का जो अनुभव है, उनके बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, तब वो री सोशलाइजेशन कर सकता है कि मैंने पहले क्या सीखा है और अब मैं क्या सीख रहा हूँ। उनके बीच में उसे देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद आता है ग्रुप सोशलाइजेशन, समूह समाजीकरण। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय होता है या पर्सन होता है, उसका ग्रुप सोशलाइजेशन किया जाता है, एक समूह में इसका क्या किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है। समूह के बेस पे वो क्या करता है, सारा कुछ सीखता है। आसपास उसके जो भी ग्रुप है, जो भी मतलब कि उसकी जैसे फैमिली, वो भी एक ग्रुप के रूप में होगी। आगे जिससे मिलेगा, जहाँ वो काम करेगा, वहाँ भी अगर उसने ग्रुप में काम किया है, तो उनसे जो सीखेगा वो आपका है ग्रुप सोशलाइजेशन हो गया। उनसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट करेगा वो ग्रुप सोशलाइजेशन हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, व्यावसायिक समाजीकरण। यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेगा, वहाँ पे उसका जो सोशलाइजेशन किया जाएगा, जो भी उसका वहाँ पे समाजीकरण किया जाएगा,
वो आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन होगा। वहाँ पे क्या है, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उसकी पोस्ट जो है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट को उसको ग्रुप माना जाएगा। या भी जिस बंदे के साथ वो काम करेगा या जिस सबॉर्डिनेट के नीचे वो काम करेगा, जिसके साथ भी वो काम करेगा, जो भी उसके मेली जेली हैं, अगर उनसे वो कुछ सीखता है तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है। उसके बाद आता है प्लान सोशलाइजेशन। प्लांट सोशलाइजेशन क्या होता है, ये आपकी नियोजित समाजीकरण होती है, जिसमें कि पहले से ही एक प्लान तैयार कर लिया जाता है, पहले से ही योजना बना ली जाती है कि किसको क्या करना है, क्या करना है। शुरू से ही वो अपना एक प्लान लेके चलता है। शुरू से ही वो अपनी एक योजना तैयार करके चलता है, फिर वो उसी के बेस पे उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि घर वाले क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो, वो क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं खुद के, जो मतलब कि उसके जो बच्चे होते हैं उनके, वो खुद के लिए प्लान कर लेते, उनके लिए प्लान कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, समाजीकरण उसका उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। उसको वही सब कुछ सिखाते हैं जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी उन्होंने प्लान किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट जो आपका आता है, वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि पहुंच पूर्व समाजीकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहुंच पूर्व समाजीकरण मीन्स उसकी पहुंच है कहाँ तक, जो भी मतलब कि जिस भी फर्म में उसे काम करना है, उसके जो मतलब कि पोस्ट है, उसकी जो भी मतलब कि वहाँ के रूल रेगुलेशन है, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी मतलब कि समाज है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी ऐसी पोस्ट है या सोशल है या इंफॉर्मेशन है, जिसको क्या करना, कलेक्ट करना, पहले ही कलेक्ट कर लेना। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, कलेक्ट करना। वो क्या है, पहुंच पूर्व समाजीकरण है, वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। उसके बाद आपका आता है 8th पॉइंट, नेचुरल सोशलाइजेशन। अब नेचुरल सोशलाइजेशन क्या कहता है कि इसमें क्या है, जो भी मतलब कि बच्चे होते हैं, जो भी पर्सन होता है, वो खुद की जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। वो पूरा ही नेचुरल तौर पर उसका सोशलाइजेशन किया जाता है, प्राकृतिक बेस पे वो सारा कुछ सीखता है। उसको किसी के द्वारा नहीं सिखाया जाता है, ना ही उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन किया जाता है, ना सेकेंडरी सोशलाइजेशन किया जाता है, ना ग्रुप सोशलाइजेशन किया जाता है, ना ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन किया जाता है। और उसका खुद से ही वो क्या हो जाता है, नेचुरल सोशलाइजेशन हो जाता है। मीन्स फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक वो खुद ही सीखता है, जो उसे सीखना होता है, जो उसे नेचर सिखाना चाहता है, प्राकृतिक रूप से वो सीखना चाहता है। तो वो उसका क्या हो गया, नेचुरल सोशलाइजेशन हो गया। उसके बाद आता है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, इसमें क्या है, मतलब कि जेंडर जैसे कि मेल फीमेल होते हैं, जो मतलब कि बॉय गर्ल होते हैं, लड़का लड़की हम जिसे कह देते हैं। इसमें क्या है कि दोनों का जेंडर के बेस पे क्या किया जाता है, सोशलाइजेशन किया जाता है। मीन्स जो बॉय है, जो मेल है, उसको मेल के हिसाब से सारा कुछ सिखाया जाता है, उसका मेल के हिसाब से सोशलाइजेशन किया जाता है। और जो फीमेल है, जो लड़की है, उसका फीमेल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सोशलाइजेशन किया जाता है। उसको फीमेल के अकॉर्डिंग ही सिखाया जाता है, जो कि एक फीमेल के लिए ज़रूरी होता है उसको वो सिखाया जाता है। और जो एक मेल के लिए ज़रूरी होता है उसको वो सारा कुछ क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद आपका 10th पॉइंट आता है पॉजिटिव सोशलाइजेशन। हाँ, इसमें क्या है कि जो आपका एक बच्चा है, जो पर्सन है, वो क्या करता है, जो भी मतलब कि पॉजिटिव बंदा होता है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव वो स्पिरिट है, मीन्स किसी को देख के सीख रहा है, किसी ऐसे को देख कर सीख रहा है जिसने पहले अचीवमेंट्स की है, किसी ऐसे को देख के सीख रहा है जिसने ऑलरेडी ही ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसने अपनी लाइफ के एम को अचीव कर लिया है, वो उसके लिए रोल मॉडल है। अब वो उसको देख के जो सीख रहा है, इट मीन्स उसको क्या है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्या उसको भी मोटिवेशन मिलता है, उसको भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वो भी वैसा कर सकता है जैसे उसने किया है। तो वो पॉजिटिव सोशलाइजेशन है, अगर वो किसी पॉजिटिव बंदे को देख के सीखता है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा, वो मेहनत करना सीखेगा, हार्ड वर्किंग करना सीखेगा, ऑनेस्टी से काम करना सीखेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना सीखेगा। लेकिन जो इसका उल्टा है, वो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सोशलाइजेशन। नेगेटिव सोशलाइजेशन, जब वो नेगेटिव बंदे के
अट्रैक्शन में आ जाता है, नेगेटिव बंदे को देख के अगर कुछ सीख जाता है तो वो सारे उल्टे काम ही सीखेगा। तो वो उसका क्या है, नेगेटिव सोशलाइजेशन है। जब उसके दिमाग में क्या भर जाती है, पूरी नेगेटिविटी भर जाती है। उसने क्या करना है, एक दूसरे को आपस में लड़वाना है, चुगली करनी है, ये करना है, वो करना है, मीन सारे काम ऐसे करने हैं जो कि क्या है, उल्टे हैं, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो वो आपका आ जाएगा नेगेटिव सोशलाइजेशन। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने HRD के बारे में पढ़ा। HRD में हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सोशलाइजेशन का मीनिंग किया हमने, उसकी डेफिनेशन की, और सोशलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें 3 स्टेज थे। तीनों स्टेज ही इम्पोर्टेंट हैं, प्री स्टेज, एंड काउंटर स्टेज और मोटिव फोर्स स्टेज। उसके बाद हमने कंटेंट के बारे में पढ़ा कि जो मतलब आपका सोशलाइजेशन है उसके लिए क्या क्या कंटेंट, क्या क्या विषय सामग्री चाहिए होती है। उसके बाद जो हमने लास्ट पॉइंट किया वो आपका आता है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की। टाइप्स क्या होते हैं, क्या कितने प्रकार का होता है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन, या कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉय सोशलाइजेशन को। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।